आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमन। और जितने प्रतिभागी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं सबसे बड़ा स्पष्ट और एक तो ये कहना चाहता हूं कि मेरा बहुत ज्यादा इंटरव्यू देने का अनुभव नहीं रहा है। हालांकि ऑनलाइन देने का लेक्चर या बातचीत करना, कोई डिस्कस करना, ये अलग अनुभव है। लेकिन जगराम सर ने जो मुहिम आप लोगों के लिए चलाई है, ये सराहनीय है। और मैं इसमें अपनी जितनी समझ के आधार पर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, एक सोशोलॉजी सब्जेक्ट के तौर पर, कि सोशोलॉजी सब्जेक्ट में साक्षात्कार किन चीजों को फोकस करता है या करना चाहिए, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इंटरव्यूज में हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं, किन चीजों का ये मैं उन कुछ मोटी चीजों पर बातचीत करूंगा। और मैं ज्यादा फोकस आप लोगों से इस बात पर करना चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसी क्वेरीज आए, चाहे वो इंटरव्यूज विधा के रूप में है या सब्जेक्ट के रूप में है, कि आप कोई सवाल अपना रखें और मैं उस पर आपके साथ कुछ डिस्कस करने का प्रयास करूं, उसका कुछ आंसर अपनी तरफ से बनाने का प्रयास करूं। तो मैं अधिकतर प्रतिभागियों से, क्योंकि आप सब फिलहाल मेन स्ट्रीम में है, तैयारी में है ना, मैं एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर तो इन बातों को रख सकता हूं, लेकिन लेटेस्ट चीजें आप कैसे फेस कर रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं, है ना, कैसे हमें उस प्रिपरेशन को फाइनल मोड तक ले जाना है, ये तो आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं सारे लोग। बेसिकली एक तो समाजशास्त्र के बारे में जब हम समझते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, तो एक तो इसकी इमेज के बारे में मैं आप लोगों को बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि समाजशास्त्र को हम अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने विषय चयन के दौरान एक हल्का फुल्का सब्जेक्ट मानकर उसका चुनाव करते हैं। हाँ, जो एक बहुत मतलब मैं तो कहूंगा एक गलत समझ है ना, कि समाजशास्त्र कुछ समाज से जुड़ा हुआ कोई ऐसा ही हल्का सा विषय है और हम उसे ऐसे ही एक हल्के विषय के रूप में उसे चुन लें। और कई बार तो जब हम कंपेयर करते हैं कि इकोनॉमिक्स टफ है, इंग्लिश टफ है, ज्योग्राफी टफ है, ये टफ है, तो हल्का सा हम ले लेते हैं कि हिस्ट्री ले लेते हैं, सोशियोलॉजी ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। एक तो ये जो कंपैरिजन सोशल साइंस के विषयों के बारे में है, ये हमारे आधे अधूरे परिणाम है। सोशल साइंसेस में कोई भी सब्जेक्ट कमतर नहीं, वो एक से बढ़कर एक अपने महत्व को स्थापित करता है। और जहां तक इन सोशल साइंसेस में सोशोलॉजी का सवाल है, तो वो तो मदर ऑफ सोशल साइंस है एक तरीके से, अगर मैं आपसे कहूँ, या सारे सोशल साइंसेस की बड़ी बहन है। क्योंकि पॉलिटिक्स को या इकोनॉमिक्स को जब आप पढ़ने पढ़ाने के सामने रखते हैं, तो आप सोसाइटी के इकोनॉमिक पार्ट को ज्यादा फोकस करते हैं या उससे पढ़कर उसका काम चला लेते हैं, या पॉलिटिकल साइंस में हम समाज के राजनीतिक पक्ष पर ज्यादा फोकस करते हैं, या हिस्ट्री पर हम उसका जो ऐतिहासिक पक्ष है उस पर ज्यादा फोकस। लेकिन सोशियोलॉजी का जब सवाल आता है, तो सोशियोलॉजी में हमें अपनी सोसाइटी की हर डायमेंशन को समझने का प्रयास करना होता है। उसकी इकोनॉमिक डायमेंशन भी समझनी है कि हमारे समाज की अर्थव्यवस्था, उसके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन करते हैं, किन चीजों पर चलते हैं। उसकी पॉलिटिकल डायमेंशन, हमारा कल्चर ऐसा है तो हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है, और हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है तो हमारा इलेक्शन बिहेवियर ऐसा है, और हमारी सोसाइटी ऐसी है। तो सोशियोलॉजी व्यक्ति को, या एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को, या एक समाजशास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाले व्यक्ति को सोसाइटी
कि हर डायमेंशन को बेसिक रूप में तो समझना ही समझना होता है। आई एम ऑडेबल? यस सर, यस सर। अच्छा, कुछ आवाज आ रही थी या कोई पूछ रहा था कुछ? चलिए, तो हम जब सोशियोलॉजी को पढ़ते पढ़ाते हैं तो एक तो हमें समाज का सबसे ज्यादा मदद सोसाइटी के जो बिहेवियरल या जो अप्लाइड पक्ष हैं उन्हें समझने में करता है। और सोशियोलॉजी सबसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट सोशल रिलेशन को समझने में और सोशल बिहेवियर को समझने में हमारे लिए एक मददगार टूल है, एक साइंस है। हम बहुत सारी चीजों को देखकर आई कांटेक्ट के द्वारा एक साइकोलॉजिस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से एक सोशियोलॉजिस्ट चीजों को कहीं जाकर कहीं उसकी सराउंडिंग्स को देखकर भांपकर समझ जाता है कि कहाँ क्या है, कैसा है, किस तरह से है। इसी तरह से जब हम इंटरव्यूज में कहीं होते हैं, साक्षात्कार में कहीं होते हैं, तो वहां पर अपने सामने बैठे एक्सपर्ट को समझने में भी हमें एक दो क्वेश्चन के आधार पर ही ये समझ आने लगता है कि हम हमारा इंटरव्यू, हमारा एक्सपर्ट किस दिशा में ले जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो सुनना क्या चाहता है। इंटरव्यू में खाली हमारा ज्ञान काम नहीं आता है ना? क्योंकि नॉलेज की भी अपनी एक पॉलिटिक्स है ना? सवाल कैसे पूछा है, कहाँ से उठाया है ना? किन टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया गया है, भाषा में किस शब्दावली का उपयोग किया गया है ना? इससे भी हमारे बहुत सारी एक आइडियोलॉजिकल फ्रेम बन जाता है ना? वो सोसाइटी के किस पक्ष से रिलेटेड हमसे सवाल पूछ रहा है। तो वो कई बार हम उन चीजों में अपने जो हमारी अगर समझ क्लियर नहीं है और हम कुछ रटी रटाई चीजों के बीच खड़े हैं तो हम उसी तरह से उस चीज को उगल देते हैं। लेकिन अगर हमारी रियल में कोई सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है और हम अपने सेट को, इस दुनिया के आइडियोलॉग्स को समझते जानते हैं, तो उस सवाल से, उस भाषा से, उस टर्मिनोलॉजी की पूरी डायरेक्शन को, पूरी डायमेंशंस को हमें समझने में देर नहीं लगती। तो हमें अपने साक्षात्कार में इन चीजों को बहुत समझकर अपने कान, नाक, दिमाग खोलकर बैठना होता है और एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना होता है। और जब भी हम किसी इंटरव्यूज में खड़े हैं या बैठे हैं या पहुंचे हैं तो हमारी कोशिश ये रहे कि हम बहुत ओपन बॉडी के साथ बैठे, ताकि हमारा एक्सपर्ट बजाय हमें इम्प्रेस करने के या हमें डोमिनेट करने के, वो हमसे थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाए या हमसे कंट्रोल हो जाए, है ना? इसका फर्क पड़ता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का, जो हमारी देह भाषा है हमारे। इसीलिए जब आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स वाली कोई ऐसी चीज मिलती है पढ़ने के लिए या कोई सिखाता है, तो वो आपको बताता है कि आप कैसे आएंगे, कैसे बैठेंगे, कैसा ड्रेस सेंस होगा, किस तरह की आपकी बातचीत होगी, है ना? कैसे आप अपनी बात को रखेंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों का एक महत्व हमारे जीवन में है। और जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं इंटरव्यूज में, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। दूसरा, सवाल का जवाब टू दी पॉइंट कितने साइंटिफिक तरीके से, कितनी प्रभावी तरीके से, कितनी इफेक्टिव टर्मिनोलॉजी में और कितनी कहा जाए कितने उसे सधे हुए तरीके से हम देते हैं, है ना? हमारा इन जनरल हम जैसी प्रैक्टिस करते ना, बहुत सारे लोगों से आप सामान्य बातचीत में भी देखेंगे तो वो बात को इतनी लेंदी कर देगा कि वो इरिटेट करने लगता है या बोरिंग करने लगता है। हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में भी वो प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अपना जवाब
इतना संतुलित दें, इतनी कम लाव लश्कर के साथ दें कि उसकी समझ क्लियर हो। लेकिन बहुत सारे लोग बात इतनी लंबे तरीके से बताएंगे और समझ उसमें कुछ नहीं आएगा, क्लियरिटी कुछ नहीं आएगी। बाद में भी सामने वाले को यही कहना पड़ेगा कि मैं समझा नहीं कुछ, मतलब क्या बात है ना। तो ये उसका दोष नहीं है कि वो उसका दिमाग हमसे कम है। हमारे कम्युनिकेशन स्किल में कहीं ना कहीं कोई कमी है, और उस कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमें बहुत रियाज करने की जरूरत होती है, और वो रोज करने की जरूरत होती है, और दूसरों को ध्यान से सुनने की जरूरत होती है कि लोग कैसे एक बेहतर जवाब देते हैं, कैसे एक बेहतर रिएक्शन देते हैं। और हमेशा इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम ओपन बॉडी के साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी हों। हम अपने आंसर को नहीं, बहुत सारे लोगों को सामान्य रोजमर्रा की बातचीत में भी अपनी हाँ के जवाब को भी नहीं से शुरू करते हैं। नहीं, हाँ वहां तो मैं हो आया, नहीं हाँ वहां तो मैं गया था, नहीं हाँ खाना तो खा लिया, है ना। ये एक बहुत रॉन्ग एटीट्यूड है, क्योंकि उसे अगर हम निगेटिव अप्रोच के साथ, वो हमें आदत में जा रहा है, और उसी तरह से हम धीरे धीरे सोचने लगते हैं, बात करने लगते हैं, है ना। हमारे खड़े होने का तरीका भी ये बताता है। तो एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक बहुत भारी भरकम शब्दों से हटाकर बहुत सरल तरीके से, इसलिए कहा भी जाता है कि जो विद्वान लोग होते हैं वे अपनी बात को बहुत सरल तरीके से डिलीवर करते हैं, समझा पाते हैं, है ना। इसे ही हम भाषा की ताकत कहते हैं, इसे ही हम अपनी वाणी का इंप्रेशन कहते हैं। जो कम्युनिकेशन पर कुछ रिसर्चेज हुई हैं उनमें सामने भी आया है कि हमारा जो जवाब है, जो कंटेंट है, वो मात्र 20% है, और 20% हमारा जो शब्द आडंबर है, जो हमारा भाषा जिसे हम कह सकते हैं वो है। बाकी 60% हमारा पोस्चर है, यानी कि हमारी देह भाषा है। हम अपनी बॉडी को अपने थॉट के साथ, अपने मन के साथ कैसे मैच कर रहे हैं, कैसे अपनी बात को डिलीवर करने में उसकी मदद ले रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं चाहे हम खड़े हैं, है ना। हमारी बात को इम्प्रेसिव हमारी देह भाषा भी बनाती है ना। इंटरव्यूज में भी हम, ये नहीं है कि सवाल गंभीर पूछा है और मुस्कुराते हुए उसका जवाब दे रहे हैं, या सवाल बहुत अच्छा है और बहुत सीरियसली बहुत धीरे से उसका जवाब दे रहे हैं। कौन पिच, कौन टोन कैसे रहनी है, किस सवाल पर रहनी है, किस घटना का प्रदर्शन कैसे होता है। जैसे आजकल टीवी चैनल पे भी कि खबर मौत की लग रही है और ऊपर बहुत कोई हंसा हुआ फोटो लग रहा है, या अखबार में जो है एक तरफ कोई ऐसी बहुत हंसी खुशी की पिक्चर लग रही है और उसके बराबर में किसी एक्सीडेंट का फोटो लग रहा है ना। वो भी एक क्योंकि वो मैच करने की प्रैक्टिस नहीं है ना। एक सामाजिकता भी दर्शाता है, हमारी अप्रोच को भी दर्शाता है, हमारी सेंसिटिविटी को भी दर्शाता है ना। और किस तरह के सवालों को कैसे बांधना है। एक सवाल खाली हमारे आंसर के लिए नहीं बना होता है, सवाल हमारी पर्सनैलिटी का पूरा मूल्यांकन करता है। हम उसे कितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखते हैं, है ना। हमारी किसी सवाल के प्रति एक समाधानात्मक दृष्टि कैसी है ना। किसी सवाल को कैसे सॉल्यूशन उसका दिया जाए, है ना। ये भी तो एक उसमें हमारा टेस्ट है ना, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम दी गई है, उसके सॉल्यूशन पर आपसे कोई बात पूछी गई है, तो कितने साइंटिफिक वे में आप उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं या उसका स्टेप बताते हैं। ये हमारे उस पूरे माइंडसेट को, पूरे हमारे मेंटल स्टेटस को, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, हमारे मैनेजरियल स्किल, इन सारी चीजों को एक सवाल बता देता। जब आपसे कोई ऐसा सॉल्यूशन ओरिएंटेड सवाल जब करते हैं तो वो समझ जाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अगर ऑनलाइन भी अपने
कर्मचारी से या अपने डे टू डे के काम को नोट करती हैं, तो एक अमेरिका में बैठा एचआर अपने डेली के रूटीन से ये जान लेता है कि मेरे प्लांट में, मेरी कंपनी में प्रोडक्शन क्यों घट रहा है, या मेरे कर्मचारी किस माइंडसेट में है, किस प्रेशर में है, किस मेंटल दबाव में है ना। वो उनके डेली डे टू डे के फीडबैक से ही अंदाजा लगा लेता है ना। या कौन लेट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, फिर उनसे बात करेगा कि रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, है ना। जैसे भारतीय कंपनियां बहुत दिनों तक ये समझ ही नहीं पाई हैं कि एचआर का भी कोई महत्व होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी दुनिया के अंदर कोई चीज है। लेकिन मल्टीनेशनल कल्चर जैसे ही इंडिया के अंदर आई और मल्टीनेशनल कल्चर ने अपना पूरा एक वर्क कल्चर और पूरा ये सब कर्मचारियों के लिए पूरा एक सेटअप देना शुरू किया, और उन्होंने देखा कि इंडियन मेंटेलिटी कैसी है, उनके लिए हमें क्या फैसिलिटेशन देना है ना। वो देख उन्होंने देखा कि मेरे प्लांट में तो हर व्यक्ति रोज आधा घंटा लेट आ रहा है। अब मान लिया 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से आधा घंटा अगर लेट आ रहे हैं तो 50 घंटे का प्रोडक्शन तो ऐसे ही घट गया मेरा, है ना। और एक महीने में वो कितना घट गया, ये तो अपने आप में बड़ा संकट है। तो अमेरिका में किसी अंग्रेज एचआर ने कहा कि नहीं, हमारे प्लांट को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि हर कर्मचारी को हम उन प्लेस से जहां वो रहता है लगाएंगे और उसे टाइम से लेके आएंगे। तो इस जरा से आमूलचूल परिवर्तन से उसने अपना प्रोडक्शन घटा हुआ तो पूरा कर ही लिया और बढ़ा लिया। पहले वो आधा घंटा लेट आ रहा था, अब कैब के चक्कर में वो आधा घंटा पहले आ रहा है उसे, क्योंकि उसे तो कैब का लालच है, मेरा किराया बच रहा है। अब वो पहले आधा घंटा पहले चलता था, अब 1 घंटा पहले कैब में बैठ लेता है और कैब आधा घंटा वर्क शुरू होने से पहले उसे प्लांट में ले आती है और उसने अपने प्रोडक्शन को सरप्लस कर लिया। तो ये अप्रोच है, मतलब मेरा कहने का इस एग्जाम्पल से ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे डेवलप करते हैं। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे सवालों से लेकर, हमारे जीवन से लेकर, हमारी एकेडमिक चीजों तक और हमारे तमाम तरह के इंटरव्यूज तक, इन सारी चीजों में ये अप्रोच बहुत काम आती है। इन सारी चीजों पर हमें बहुत फोकस करके सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हमें फोकस करना चाहिए। अपने छोटे छोटे वीडियोज हम ग्रुप में बनाएं, छोटे छोटे सवाल हम रोज बनाएं, अपने हाथ से, अपने सब्जेक्ट से संबंधित, अपने उनसे संबंधित हम सवाल बनाना सीखें। अगर सवाल बनाना हम सीख जाते हैं तो जवाब बहुत है ना। सवाल जब हम, तो उनके जवाब खोजना हम सीख जाएंगे, या अपने चिंतन मंथन इंटरेक्शन से उनके जवाब हम खोज लेंगे। और ग्रुप स्टडी का कल्चर डेवलप करो, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कोऑपरेशन से जीता जाता है, ये मेरे लाइफ का अनुभव है और मैंने लोगों को देखा है ना। उन लोगों का सक्सेस रेट 100% था जो ग्रुप में पढ़ते थे, कोऑपरेशन में पढ़ते थे। और उन लोगों का सक्सेस रेट बहुत कम था जो कंपटीशन में पढ़ते थे। ग्रुप वाले लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। जब हम एक बहुत ट्रस्टी ग्रुप, एक विश्वसनीय समूह बना लेते हैं, तो 10 किताब एक व्यक्ति ना खरीद कर 5 लोग 2-2 किताब खरीद सकते हैं। या हर व्यक्ति अपने कोर्स की 10 यूनिट अकेला तैयार ना करके हर व्यक्ति 2-2 यूनिट तैयार कर सकता है। वो 10 यूनिट के बजाय 2 यूनिट पर ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस करके इफेक्टिव आंसर डेवलप कर सकता है। फिर उन्हें हम आपस में फोटो कॉपी करके या जिरोक्स करके या शेयर करके कैसे भी शेयर कर सकते हैं, है ना। मुझे बहुत आंख फोड़ने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारा एक मैनेजेरियल स्किल है ना। वरना मैं इतनी पढ़ाई अकेला करूंगा कि मेरे बाल उड़ जाएं, मेरी आंखों पे चश्मा लग जाए, मेरी कमर मुड़ जाए, तो ये कौन सा कंपटीशन हुआ, या ये कौन सी ऐसी मैंने दुनिया जीत ली अगर अपनी हेल्थ की कॉस्ट पर मैंने ये ये सब किया। और
ये सब करने के लिए हमें आपस में एक समूह बनाना चाहिए, एक दूसरे का हाथ संभाल के, एक दूसरे को हेल्प करके, इवन आर्थिक रूप से भी, एकेडमिक रूप से भी, पढ़ाई लिखाई में भी। जब हम ग्रुप कल्चर सीख जाते हैं ना, तो जीवन का कोई भी लक्ष्य आसान हो जाता है। मैं शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते ये सोशल साइंस नहीं रखता। कंपटीशन को किल करने का भी आसान तरीका कोऑपरेशन ही है, सहयोग ही है। इसी से समाज बना बना है, इसी से सभ्यता आगे बढ़ी है। और जो आज आप मल्टीनेशनल कल्चर देख रहे हैं ना, वो बेसिकली कोऑपरेशन ही है। क्योंकि बहुत सारे मल्टी कंट्रीज, अलग अलग देश के लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, और वो पूरे एक एम्पायर के रूप में पूरी दुनिया में अपना अकेला व्यापार करती है। दुनिया में छाने का तरीका भी एक कोऑपरेशन है, एक आपस में सहयोगी रूप में अपने आप को सहयोग के साथ, एक अच्छे ग्रुप के साथ रहने की जरूरत है। तो मैं पढ़ने लिखने वाले अपने साथियों से, बच्चों से भी यही कहता हूं कि आपको दुनिया में अगर बड़े बनना है तो ग्रुप के साथ उस चीज को कीजिए, है ना। ग्रुप में पढ़िए लिखिए, ग्रुप में विचारों को शेयर कीजिए, है ना। अपना बैठ के आपस में इंटरव्यूज लें, पढ़ाई करें, है ना। अपना स्टडी क्लब बनाएं, है ना। एक बच्चा अगर 50 क्वेश्चन बनाने का टारगेट ले, तो 5 बच्चों का भी एक ग्रुप है तो 250 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। और वो 250 क्वेश्चन जब आपस में शेयर करोगे तो 250 क्वेश्चन की क्लियरिटी हो गई। नहीं तो आप 50 क्वेश्चन के मार्जिन पे रुके रहेंगे। तो इन सारी चीजों को समझिए और इन सारी चीजों को अपने अंदर डेवलप कीजिए, और फिर आप देखिए कि क्या आनंद आता है जीवन में, कंपटीशन का भी, जीवन में पढ़ने लिखने का भी, तमाम कामों को करने का भी। अब मैं चाहूंगा कि कुछ बच्चे अपने सवाल करें। मेरे तो ये कुछ सामान्य अनुभव जीवन के थे, पढ़ने लिखने के थे। मैं बहुत ज्यादा इंटरव्यूज कभी नहीं देने का मौका मिला। जिन लाइफ में एक ही फॉर्म भरा लेक्चरशिप का, पहला ही, उसी में सिलेक्शन हो गया। वो भी कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं था, कोई ज्यादा बातें उसमें भी नहीं पूछी गई थी। और उसके बाद मैंने ना कोई फॉर्म भरा, ना कोई इंटरव्यू दिया। इसलिए ज्यादा तजुर्बा मुझे इंटरव्यूज का नहीं है। लेकिन जगराम भाई ने कहा, जितनी चीजें, जितनी समझ मेरी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर की। और इसी विशेष टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर जब भी मेरे किसी डिस्कशन की जरूरत हो, जब भी कोई डिस्कस करने की जरूरत हो, किसी सवाल पर जवाब तलब करने की जरूरत हो, तो मैं आपके साथ हूँ। और कभी जरूरत हो तो फिजिकली भी आपके पास आने को तैयार हूँ। आप जब आप कहेंगे तब मैं मौजूद रहूंगा। आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। जगराम भाई और तमाम अपने ऑनलाइन जुड़े हुए साथियों का, प्रतिभागियों का बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सर, जैसे सोशियोलॉजी के सवाल जवाब तो होंगे ही उसमें इंटरव्यू में, लेकिन कई बार क्या होता है कि करंट सिनेरियो, बिल्कुल सोसाइटी से रिलेटेड, आजकल जैसे वुमेन क्राइम वाला मैटर बढ़ रहा है, ये क्या हाईलाइट हो रहा है, तो क्या ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, इनका इंटरप्रिटेशन कैसे हो। एक जो है वैवाहिक संस्थाएं टूट रही हैं, करेंटली देखें तो ये सोशल चेंजेज में ही आता है। और तीसरा आता है सोशल मीडिया। तो इन तीन से संबंधित कुछ सवाल बन सकते हैं, उनका ये जवाब कैसे दें, इन पे थोड़ा सा हम आपको मार्गदर्शन चाहेंगे। ये तीनों सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और ये करंट सिनेरियो क्या, ये एक समझो कि ये परमानेंट सिनेरियो बना हुआ है। और मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जनरल आदमी कोई भी इन तीनों सेक्टर से कोई भी सवाल निकाल कर हमसे पूछ सकता है। और ये ऐसी जनरल चीजें हैं कि जिन्हें हमारे माइंड में एक बिल्कुल रेडीमेड फॉर्म में ये चीजें होनी चाहिए, है ना। कि क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को सीधे अफेक्ट कर रही है। पहला सवाल जो आपने पूछा, क्राइम अगेंस्ट वीमेन। दूसरा सवाल आपने पूछा वैवाहिक रिलेशन पर जो पूरा एक सिनेरियो बदल रहा है। और तीसरा सोशल मीडिया।
मैं इन तीनों पर बारी बारी से संक्षेप में डिस्कस करूंगा। जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है बेसिकली, वो ये है कि अभी तक जो महिलाएं थी वो एक अपने आप को प्रेजेंट करने में या उन सारी चीजों में पीछे रही। लेकिन जैसे जैसे आजादी के बाद उनका एजुकेशन रेट बढ़ा, उनमें अपने राइट्स के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी, महिलाओं पर एक इम्पैक्ट आया। उन्होंने देखा कि महिलाएं हर फील्ड में जा रही हैं, चीजें बदल रही हैं, और समाज में भी एक जो पूरा अ, हस्तक्षेप था, खास तौर से महिलाओं को लेकर जो एक रिजिडिटी थी वो भी कम हुई है, और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करने की नेचर भी समाज की घटी है। इसलिए महिलाएं अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। अब कोई ज्यादा सवाल जवाब ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं को लेकर नहीं कर रहा, तो महिलाओं ने निकलना शुरू किया है। अब महिलाएं हर फील्ड में आ रही हैं, जॉब में, एजुकेशन में, स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह। अब जब वो निकलेंगी तो एक जो पुरुष का एक बना बनाया नेचर है अभी तक का, इतने सालों का, तो वो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी तो वो जाएगा नहीं। तो उसका वो हर जगह महिला को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब उस दबाने में कहीं कहीं स्थितियां ऐसी आती है कि वो क्राइम में कन्वर्ट होती दिखती है। ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब वो सीधा रिपोर्ट होती है ना। मीडिया भी है और सोशल मीडिया भी है, तो कहीं ना कहीं घरों से बाहर महिलाएं भी हिम्मत करके घर के बाहर भी जा रही हैं, है ना। जो पहले या मतलब मैरिज मैरिज के बाद में महिलाओं को पहले मायके से उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन अब फौरी तौर पर तुरंत सपोर्ट मिलता है, रिपोर्ट होती हैं, दहेज हत्याएं, तब तमाम तरह की हैं सारी चीजें। तो ये हमें दिखता है कि वीमेन अगेंस्ट का जो पूरा सिनेरियो है वो काफी फैल रहा है। वो इसी है, एक तो महिला ने अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया है, और ये अभी चलेगा, ये दिखेगा ही। उस बात, क्योंकि उसमें एजुकेशन भी बड़ी है, उसे उसकी अपने अधिकारों के प्रति एक जागरूकता, हाँ, एक जागरूकता, एक वो तमाम तरह का उसका वो रूप बड़ा है। तो ये अभी दिखेगा, और ये अभी जब तक एक पुरुष प्रधान मानसिकता एक समझौते के तौर पर महिलाओं के साथ बराबरी के लेवल पर अपने उन्हें स्वीकार्यता, मान्यता नहीं देगी, तब तक ये ग्राफ हमें बढ़ता दिखेगा। दूसरा जो सवाल है कि वैवाहिक जो संबंध है ना, वो बहुत मतलब मझधार में दिख रहे हैं। हमारा जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो एक बड़े ट्रांजिशन के दौर में है। उसके पीछे कारण है कि जो हमारे सोशल रिलेशनशिप थी और जो एक सामाजिक हस्तक्षेप थे, उन पर बाजार का प्रभाव बढ़ा है। बाजार का प्रभाव कैसे बढ़ा है? अब खाली श्रद्धा से काम नहीं चलने वाला इन बॉन्ड्स को बनाए रखने के लिए, है ना। कि जयशंकर प्रसाद की बात कि नारी तुम श्रद्धा हो, या नारी तुम केवल श्रद्धा हो, है ना। महिलाएं अब खाली इस श्रद्धा तक नहीं रहना चाहती। महिलाएं अब बराबर के लेवल पर वो अपना रेस्पॉन्स चाहती हैं, वो अपने लिए टाइम भी चाहती हैं, वो अपनी स्वतंत्रता भी चाहती हैं, वो अपनी जो है प्राइवेसी भी चाहती हैं, और वो उस तरह के पारिवारिक बोझिल जीवन से भी अब कोई बहुत ज्यादा नाता नहीं रखना चाहती है ना। मतलब उनमें इंडिविजुअलिज्म भी आ रहा है ना। जो एक सामाजिकता का दौर था जिसमें हमारी संस्कृति प्रभावी थी, सोशल रिलेशन इंपॉर्टेंट थे, है ना। आप देखते होंगे कि पूरा हमारा जो हिंदू माइथोलॉजी वाला एक जीवन है पूरा का पूरा,
उसमें तो एक पूरा माइंड सेट था ना, आज अमावस्या है, फिर पूर्णिमा है, आज इसका व्रत है, कल उसका व्रत है, आज उसकी पूजा है, आज उनका खाना बनना है, आज जेठ का जोड़ा देना है, आज करवा चौथ है, सास को ये पूछ के देना है, उसे ये देना है। तो ये ये सारी व्यवस्था तो कमजोर हुई है। और ये कमजोर ही नहीं हुई है, इसमें बाजार का हस्तक्षेप हुआ है। बाजार ने इस पूरे श्रद्धाई लेन देन को, इस पूरे इंटरेक्शन को गिफ्ट कल्चर में कन्वर्ट किया है। हम अपने तीज त्योहारों और अपने रस्मों रिवाजों से इंपॉर्टेंट चीजें हमने बाजार के प्रभाव में दूसरी और चीजें हमने पनपा ली है ना। करवा चौथ को राष्ट्रीय त्योहार की तरह मनाना शुरू कर दिया है। बर्थडे पार्टी एक विशेष तौर पर एक वो हो गई है। मिडिल क्लास के बीच में तो टूरिज्म, घूमने जाना भी आजकल एक कल्चर बन गया है ना। और इसमें पूरा जो बाजारू हस्तक्षेप जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, वो समझना इतना आसान नहीं है कि हम अपनी सुविधाओं पर इंडिविजुअल ज्यादा खर्च करने लगे। अब घर में रहने वाली सामान्य गृहिणी भी, अगर उसका पति थोड़ा सा भी सक्षम है, तो वो ये सपना बुनने लगी है कि मैं भी एप्पल फोन रखूं। अब वो एप्पल फोन रखेगी या एप्पल फोन उसकी आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, तो बाकी तो घर परिवार के कटौती करनी पड़ेगी ना। जो लेन देन रिश्तेदारियों के थे वे फिर कहां से जाएंगे। जब हम घर में हर व्यक्ति अपना फोन रखेगा, हर व्यक्ति अपनी कार रखेगा, हर व्यक्ति अपनी बाइक रखेगा, तो उसकी कॉस्ट तो सोसाइटी से कटेगी। सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन था, सोसाइटी के साथ जो लेन देन था, है ना, वो उस सारी चीजों में कटौती होकर तो हमारा एप्पल फोन चलेगा ना। वो तो ये कीमत चाहता है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसने हमारे पूरे, वो खाली मैरिज इंस्टीट्यूशन को ही नहीं, फैमिली इंस्टीट्यूशन को भी, हमारे ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर को भी, इन तमाम चीजों पर कुठाराघात किया है। हमारे सोशल रिलेशन को कमजोर किया है, हमारी आस्थाओं को छीन किया है, और हमारे जो तमाम रिश्ते नाते थे उनकी कीमत पर हम आज का उपभोक्तावादी जीवन, अपना लाइफ स्टाइल जीने में अपनी खुशी समझते हैं, जबकि वो झूठी खुशी है, छदम है, क्षणिक है। लेकिन ये हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, या नहीं आएगा, या ये उपभोक्तावाद का नेचर है, वो इतनी आसानी से समझ आने ही नहीं देता। तीसरा जो सवाल आपका अंतिम सवाल है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसने पूरी सोसाइटी को इफेक्ट किया है। सोशल मीडिया, नाम तो उसका सोशल मीडिया है। हम सोशोलॉजी के लोग जब कहीं सोशल लगाते हैं तो सोशल का मतलब होता है वेलफेयर, वेलबींग, है ना, कि अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए या समाज की भलाई के लिए। लेकिन ये मीडिया कोई उस तरह का काम करता तो ज्यादा मुझे नहीं दिखता। भले ही इसे सोशल मीडिया हम कह रहे हो, मेरे हिसाब से तो इसे नया मीडिया कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया में तो हर किसी का वेलफेयर होता है, लेकिन इस सोशल मीडिया ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वो किया है हर व्यक्ति के माइंड में इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देना, व्यक्तिवादिता को बढ़ाना। और जब व्यक्तिवादिता बढ़ती है तो और तमाम चीजें हमारी घटती हैं, हमारा कलेक्टिव लाइफ घटता है, सामूहिक जीवन कमजोर होता है, रिश्ते नाते कमजोर होते हैं। भले ही आज सोशल मीडिया से हम पहले से ज्यादा कई गुना लोगों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन सामूहिक लाइफ, एक ग्रुप लाइफ, एक कम्युनिटी लाइफ, वो कमजोर हुआ है। और सोशल मीडिया ने जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हमें दी है, वो है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज में हम इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि हमें एक सेल्फ आइडेंटिटी के लालच में और मोह में हम सारा दिन सेल्फी लेते हैं। हम अपने को ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। हम अपने आप में उस इंडिविजुअलिज्म में इतने उलझ गए हैं कि बहुत सारे आप अपने साथियों को फेसबुक पर, यूट्यूब पर और अपना आप ट्विटर पर, इन पे देखेंगे तो वो मतलब इतने
साइकिक टाइप हो गए हैं कि खाना खाते हुए फोटो डाल रहे हैं, अचार खाते हुए फोटो डाल रहे हैं, पानी पीते हुए फोटो डाल रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं फिर कि इस पे तो लाइक आया ही नहीं। डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे कि मेरे इस पे तो आज बहुत कम लाइक आए हैं, है ना। या और हम उतने सुंदर हैं नहीं, हम उसे कई गुणात्मक रूप से अपने चेहरे मोहरे को सुंदर बनाकर एक छदम इमेज अपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया ये सब जो हमारे आसपास एक एक बनावटी दुनिया बनाने में अब लगा हुआ है, ये हमें डिप्रेशन में ले जा रहा है, हमें अपनी मतलब नजदीकियों से दूर ले जा रहा है, अपनों से दूर ले जा रहा है, और एक सामाजिक जीवन में हम समय बिताते उससे हमारी कटौती करने में बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो इन सारी खतरों को, इन सारी चीजों को हम इसे कन्वर्ट करके अपनी अपने समाज के भले की तरफ ले जा सकते हैं, अपने किसी स्किल को डेवलप करके पूरी दुनिया तक फैलाने की तरफ ले जा सकते हैं, है ना। इससे हम अपनी डेमोक्रेटिक जो हमारी पूरी सिचुएशन है उसको हम नीचे तक ले जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये फोन नया नया है, अभी हिंदुस्तानियों के पास आए हुए से मुश्किल से 25-30 साल हुए हैं, इसकी जो पूरी फिलॉसफी है वो भी हम नहीं समझ पाए। इसे यूज करने की ट्रेनिंग अभी हमारी ना नई जनरेशन के पास है ना पुरानी जनरेशन के पास है। जब ये हमसे पूरी अपनी कीमत वसूल लेगा तब जाके कहीं हमें समझ आएगा कि इसका और भी सदुपयोग हो सकता था। हम इस फोन जैसे टूल का बहुत सारा उपयोग अपने स्किल को डेवलप करने में, अपने प्रोफेशन को डेवलप करने में, अपने बिजनेस को डेवलप करने में, अपनी पढ़ाई लिखाई में इसकी मदद ले सकते थे। लेकिन अभी तो एक बड़ा हिस्सा समाज का इसी में लगा हुआ है कि क्या सब्जी बनाई है, क्या खाया है, उसका फोटो भेज रहे हैं, इसका फोटो भेज रहे हैं। हम सिर्फ एक सेल्फ इमेज, एक आत्ममुग्ध अपने व्यक्तित्व को डेवलप करने में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा सोशल मीडिया अभी कुछ करता हुआ भारतीय समाज में दिखाई। जी सर थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही वैल्यूएबल जानकारियां दी, और निश्चित रूप से इन सबको कैंडिडेट्स ने नोट किया होगा, समराइज करके वो आंसर तो देंगे ही, ऐसे अगर कोई परिस्थिति आती है तो। अब मैं उपस्थित सभी कैंडिडेट से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने कोई क्वेरीज हो इंटरव्यू रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो वो रखें। आप चाहें तो एक कोई मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं, जैसा भी। यस प्लीज, कोई भी। यस नमिता जी, राखी जी। Sir, to begin with, sir, namaskar. To begin with the introduction only, कि सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जो शुरुआत जो है, वेल बिगिन इज हाफ डन। तो वो जी शुरुआत कैसे की जाए उसके लिए अलग अलग मत आते हैं कि उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। एक शॉर्ट एंड क्रिस्प बात हम क्या कहें जो एकदम ठीक से जाए, हमारा जी मैसेज भी चला जाए और हम उलझे नहीं। जी उसमें हमें सबसे पहले तो अपनी एंट्री को इंटरेक्टिव बनाना चाहिए, मैं ये मानता हूं ना। हम ऐसे नहीं कि हम चाहे हमसे कितना बड़ा इंटरव्यू हम देने जा रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि सामने जो बैठे हैं तो वेट नहीं करना चाहिए कि वे लोग हमें नमस्कार करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, राम राम करेंगे, है ना। हमें जाते ही अपनी एक इफेक्टिव तरीके से एंट्री लेके, अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग करें, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून करें, शाम है तो गुड इवनिंग करें, और अपने एक स्माइली फेस के साथ हम अपनी पोजीशन लेके बैठे, है ना। तो तुरंत वहां जैसे ही हम इंटरेक्शन करेंगे तो वो भी निश्चित रूप से आपको इंटरेक्ट करेंगे, और इसी से कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत बहुत क्विक हो जाएगी, बजाय इसके कि सन्नाटा सा छाया हुआ है ना। और उसमें हम हमारा तनाव बढ़ रहा है, हमारे पसीने छूट रहे हैं। वो जितनी देर वो खामोशी रहती है उसका नुकसान हमें होता है। एंट्री बोर्ड तो अपना बैठा है, चाय पी रहा है तसल्ली से, वो तो जब उसका मूड आएगा, जब उसका मन होगा शुरुआत करने की, तब शुरुआत करेगा। कई बार तो 5 मिनट भी आपको ऐसे ही बैठाए रखेंगे। लेकिन हम अगर पहले उस आइस ब्रेक को तोड़ देंगे, चाहे गुड मॉर्निंग के जरिए, और अपना आई कांटेक्ट करेंगे
और अपने मतलब कोशिश करेंगे, अगर 2-3 लोग बैठे हैं तो 2-3 में बैठेंगे। अधिकतर ये होता है अगर ज्यादा बड़ा इंटरव्यू बोर्ड है तो कैंडिडेट को रिवॉल्विंग चेयर पर अक्सर बैठाया जाता है। तो हम कोशिश करें कि हम मोमेंट के साथ अपना जवाब देंगे, अपना बताएंगे जो भी वो पूछेंगे, ताकि सबसे हम ये लगे कि हम सबसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, और मैं अगर कहीं कुछ बातचीत में जाता हूं तो उसे ऐसे ही करने की कोशिश करता हूं। सर इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट वाली बात आती है, तो उसमें ये कि एक जनरल ओवरव्यू लेना, और दूसरा ये कि बहुत बारीकी से उसकी, जैसे बताया किसी ने कि जीडीपी भी याद कर लो और जनसंख्या भी याद कर लो और इकोनॉमी भी, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो वहां रुझान भी नहीं होता, वो याद भी नहीं होते। जी और जी। जैसा आपने अभी कहा कि समाजशास्त्र उतना इजी नहीं है, तो यस अब इस स्टेज पर आकर जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि बहुत कुछ है करने को, सीखने को, और वो समझ भी आ रहा है अब। यस। तो उस बारे में थोड़ा सा। इस बारे में तो मैं अपनी सामान्य समझ के आधार पर यही देखता हूं कि हमें बेसिक बेसिक नॉलेज, तो वो अगर हमें ये भी पता ना कि ये इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है या ये इसकी जरूरत नहीं है। इवन अगर कोई लेटेस्ट चीज दुनिया के अंदर या कोई ऐसी पॉपुलर चीज ड्राइंग पेंटिंग में भी हुई है, सामान्य सी जानकारी उसकी भी लेनी शुरू मतलब हमें लेने की जिज्ञासा रहनी चाहिए, वो हमारे पास होनी चाहिए कि ड्राइंग एंड पेंटिंग में ये नाम दुनिया के अंदर आजकल चल रहा है, या ईरान के मोमेंट में एक पेंटिंग ने वहां के महिला आंदोलन को खड़ा करने में ये भूमिका निभाई, वो पेंटिंग किसने बनाई थी। ये एक सामान्य नाम, सामान्य समझ हमारे दिमाग में होना ही चाहिए। मैं ये मानता हूं, भले ही नाम वो पूछा जाए, क्योंकि हम एक ओवरऑल उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं और हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि हमें एक सामान्य काम के लिए हमारा चुनाव नहीं हो रहा, एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए हमें चुना जाना है, और सारी डायमेंशंस हमारे दिमाग की खुली होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, है ना, वहां हमारे काम आने चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए तो आजकल इतना इजी है, इतने टिप्स है, कैप्सूल फॉर्म में चीजें आते ही तैयार हो जाती हैं। अगर नया सेंसस आया है तो सेंसस पर एक पेज से लेकर 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, 100 पेज तक की बुकलेट आपको मिल जाएगी। जहां उसमें लाखों पेज का सेंसस है वो एक पेज में भी दिखा रहा है। तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है, एक पेज तो कम से कम तैयार हो ही, कि टोटल पॉपुलेशन देश की इतनी है, महिला इतनी है, पुरुष इतने हैं, एससी इतने हैं, एसटी इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, माइनॉरिटी इतने हैं, फला उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ इतना हुआ है, सबसे ज्यादा ग्रोथ उसमें हुआ है, सबसे कम इसमें हुआ है, सेक्स रेशो इस बार का उस स्टेट का सबसे कम है, यहाँ का। तो ये तो बेसिक चीजें, ये तो होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ। जी, थैंक यू सो और मच। इसमें अमूमन सवाल इस तरह के भी पूछ लेते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर, जैसे कैटेगरीज की बात कर रही कि ओबीसी की पॉपुलेशन होगी, जनगणना की जाति आधारित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अमूमन कॉन्सेप्ट यस बेस्ड ज्यादा पूछते हैं। तो यस क्योंकि ये तो सोशियोलॉजी का मैटर है, तो यस। फैक्ट्स कई बार कम पूछते हैं, तो अधिकतर कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछते हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूँ आरपीएससी में। हाँ हाँ। मेरे से पूछा था कि क्या कास्ट बेस जनगणना होनी चाहिए। मुझे तो मैंने एलाबोरेट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो यस और नो में जवाब दें, यस और नो में नहीं, जवाब। ये उसके बाद में ये उन्होंने सवाल बदल दिया। नहीं, ये उसी नेचर का सवाल है जगराम सर, जिसकी मैं चर्चा अपने कुछ देर पहले कर रहा था। बेसिकली इस सवाल से वो खाली आपसे जवाब नहीं चाहते, इस सवाल से वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप किस माइंडसेट में जीते हैं। आप उस कास्टेज वाले फ्लेवर में आपकी कितनी रुचि है, आप कितने उसके हिमायती हैं, है ना, या आप रियल मतलब आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, या समानता के पक्षधर हैं, या समाज में समरसता के पक्षधर हैं। तो ये उस आइडियोलॉजिकल छानबीन का भी एक मुद्दा है कि वो जिसे जानने में इंटरेस्टेड हैं। अगर उसमें आपके माइंडसेट का,
अनुकूल आदमी बैठा है तो आपके जवाब से प्रश्न होकर आपको 2 नंबर ज्यादा दे देगा। अगर आपके खिलाफ मेंटेलिटी का बैठा है तो इस सवाल पर ही वो तय कर लेगा कि ये हमारे हित का या हमारे उसका आदमी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि चीजों का जवाब व्यापक फलक में देना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के देना चाहिए। इसका व्यापक फलक, इसका वाइड स्पेक्ट्रम ये हो सकता है और इसका पॉजिटिव जवाब ये हो सकता है, मैं सामाजिक न्याय की पक्षधरता या समानता की पक्षधरता या अच्छे बुरे की पक्षधरता में अपने आप को उलझाऊं ही ना। मैं कहूं कि आजकल डेटा का युग है ना, और डेटा साइंस दुनिया के अंदर एक नए सेक्टर के रूप में उभर रहा है। पूरी दुनिया अपने डेटा के आधार पर अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी तय कर रही है। तो हिंदुस्तान को भी अपने सेंसस साथ अपना का सेंसस इसलिए करना चाहिए ताकि हमें ग्राउंड रियलिटी पता हो, उनके बारे में साइंटिफिक डेटा हमारे पास हो, ताकि हम इफेक्टिव पॉलिसीज उनके लिए बना सके। और जो वास्तव में नीडी है, एक ओवरऑल कास्ट के लिए ना बना के, जो उस कास्ट में कितने लोग नीडी हैं, कहाँ नीडी हैं, किस क्षेत्र में नीडी हैं, है ना, तो उसके आधार पर हमें उन पॉलिसीज को फ्रेम करना आसान रहेगा। इसलिए उसे हम थोड़ा सा उस स्पेक्ट्रम में दें। और मेरे हिसाब से ये अच्छी भी बात है, हमारा माइंडसेट ऐसा ही होना भी चाहिए। थैंक यू सर। कोई और सवाल पूछना चाहे तो? गुड इवनिंग सर। हाँ राखी। गुड यस। इवनिंग। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सभी शब्दों में संक्षिप्त अपना, जैसे कोई साइंस का व्यक्ति है और वो उसके समाजशास्त्र के लिए पूछा जाता है कि आप समाजशास्त्र विषय में क्यों आए हैं, तो इसका संक्षिप्त और सदैव जवाब आंसर कैसे दिया जाए सर, मैं पूछना चाहता जगराम सर थोड़ा बोल देंगे ये सवाल, थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही है भैया की। हेलो। हाँ फिर से बोले एक हूँ। बार। हेलो। यस। जगराम जी जरा बोल दो, ये भैया का सवाल बोलो जरा, मुझे ब्रेक हो रही है आवाज। हाँ एक बार फिर से बोले। हाँ सर, कोई साइंस वर्ग का व्यक्ति है, वो समाजशास्त्र के अंतर्गत विषय चूज करके आता है, तो उसका मतलब साइंस। आने पर समाजशास्त्र में उसका क्या बेहतर योगदान हो सकता हाँ है। सर, ये है कि साइंस बैकग्राउंड से है और वो हाँ सोशियोलॉजी हाँ। में। हाँ यस। तो वो कहेंगे कि यस। भैया आप इसमें क्या भूमिका निभा पाएंगे, कैसे तो ये ये यूज। तो ये तो आपने मेरी रुचि का सवाल भी पूछा है, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं साइंस से सोशल साइंस में आया हूँ। इसका बहुत सीधा सरल बिल्कुल अनुभव के आधार पर मैं इसका सटीक जवाब दे सकता हूँ। और इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, सरल है कि सोशल साइंसेस को भी हम साइंस की तरह पढ़ें और पढ़ते हैं। हमें शुरुआती स्तर पर पहले 1 साल थोड़ा सा उन बेसिक क्लियरिटी के लिए चीजों को समझने की जरूरत होती है, जो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन उसके बाद जो हमारी साइंस बैकग्राउंड, जो हमारा साइंटिफिक माइंडसेट उन चीजों को जोड़ने में काम आता है, वो एक सोशल साइंस के जो पिछले 10 साल से पढ़ रहा है उससे भी ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव ढंग से काम करता है। क्योंकि हमारा अप्रोच साइंटिफिक ऑलरेडी है, हम साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, हम साइंटिफिक तरीके से चीजों का कोरिलेशन समझते हैं, हम साइंटिफिक अप्रोच के महत्व को जानते हैं। उसे सोशल साइंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होते ही हम उन सारे छोटे छोटे टूल टेक्निक्स को, छोटे छोटे नट बोल्ट को, जो हम टूल किट जिसकी जैसी जानकारी हुई, हम सारी चीजों को, अपनी सोसाइटी को बिल्कुल ऐसे ही खोल बांध लेंगे, छोटे छोटे पानों से, छोटे छोटे उन सारे टूल से, जैसे एक एक्सपर्ट मिस्त्री किसी कार को या मोटरसाइकिल, क्योंकि उसे उसका अनुभव हो गया, एक साइंटिफिक नॉलेज हो गई है, तो वो तो उसमें बहुत मददगार है। साइंस बैकग्राउंड से आना सोशल साइंस के लिए कोई कमतर नहीं है, बल्कि उसके लिए एक प्लस पॉइंट है ना। क्योंकि हम साइंसेज में भी पहले दिन से यही पढ़ाते हैं कि समाज शास्त्र भी एक विज्ञान है, या राजनीतिक विज्ञान भी एक विज्ञान है, उसका स्टडी भी हमें साइंटिफिक ढंग से ऐसे ही करना है। तो वो तो हमें और मददगार बनता है बहुत।
यस सर, थैंक यू सर। और साइंस बैकग्राउंड से होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है। तो जो साइंस यस बैकग्राउंड से अगर आए हो तो जाहिर सी बात है कि हम जो सोशियोलॉजी जो एक साइंस के रूप में है, समाज का भी एक साइंटिफिक स्टडी हो पाती है। और तटस्थता, जो जिसको ऑब्जेक्टिविटी आ यस सकती है, बहुत सारे इसके लाभ हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि साइंटिफिक जो टेम्परामेंट किसी व्यक्ति का होता है, तो सोशियोलॉजी उतना एनरिच होती है। यस सोशियोलॉजी कोई कला नहीं है, प्योरली आर्ट नहीं है। तो सोसाइटी भी एक इसको एक होलिस्टिक रूप से देखा जाए तो अ, ये उस प्राणी की तरह है। प्रारंभिक सोशियोलॉजिस्ट ने देखा ही इसको इसी रूप में, ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, और साइंस रखने वाला साइंटिफिक टेम्परामेंट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि साइंस मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये ऐसा जवाब दिया जा सकता है। काशीराम जी एक उदाहरण दिया करते थे कि पॉलिटिकल साइंस को पूरी सोशल साइंसेज में पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है। वो ऐसे ही से मजाकिया ढंग से लोगों को अपने भाषण में समझाते थे, क्योंकि पूरी सोशल साइंस में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी में किसी के पीछे साइंस नहीं लगा हुआ, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के पीछे साइंस लगा हुआ। तो वो एक उदाहरण देते थे कि जब हम पॉलिटिक्स की स्टडी पॉलिटिकल साइंस के रूप में समाज को सुंदर बनाने में करते हैं तो ये कला का विषय है, ये आर्ट के फील्ड का सब्जेक्ट है। और जब हम उसके एज ए मेथोडोलॉजी सामाजिक बदलाव के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये साइंस का विषय। जी, यस, नेक्स्ट। राखी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। गुड इवनिंग सर। जी सर, नमस्ते सर। मैं नमस्ते बोल रही सर। आप बोल रही हो? जी जी मैं बोल रही हूँ मैम। ओके। जी सर, मैं राखी सिंह। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है? क्योंकि जब मैं इंटरव्यू में ये आंसर करती हूँ कि एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है, तो इंटरव्यूअर जो वो हैं वो कहते हैं कि नहीं, बहुत सी महिलाएं हैं जो अर्निंग हैं लेकिन फिर भी वो एम्पावर्ड नहीं है, बहुत सी महिलाएं एजुकेटेड हैं, एम्पावर्ड नहीं है। तो दोनों बार मेरे से सेम क्वेश्चन दो इंटरव्यूज में पूछा गया, क्योंकि मेरी पीएचडी इसके ऊपर ही है, और दोनों बार वो सेटिस्फाइड नहीं थे मेरे आंसर से। यस यस। ये सवाल एकदम बहुत मौजूद सवाल है, और इन लिए हम सतही तौर पर अभियान चलाते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दे दो तो चीजें बदल जाएंगी, लोगों को पैसा दे दो, लोगों को पैसा दे दो तो चीजें बदल जाएंगी। और 10-20 साल बाद फिर जब हम उसका एनालिसिस करते हैं कि चीजों में कहीं कोई बदलाव आया ही नहीं। बेसिक जो मुद्दा है ना, बेसिक मुद्दा है सोशल एक्सेप्टेंस का। जब तक किसी भी चीज को बने हुए, दहेज निरोधक कानून 60 के दशक में बन गया था, दहेज बंद हुआ क्या आज तक? क्योंकि सोशल सपोर्ट नहीं मिला, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं बनी। यही महिलाओं के एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महिलाओं के एम्पावरमेंट खाली स्कीम चलाने से नहीं होगा, यह सरकारी सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, है ना, या खाली उन्हें जॉब दे देना, या इससे उनकी उपस्थिति बदल सकती है सिस्टम में। स्थिति बदलने में बहुत समय लगेगा, और वो समय इसीलिए लगेगा कि सोसाइटी धीरे धीरे उसे मान्यता प्रदान कर रही है, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, धीरे धीरे अपनी सामाजिक स्वीकृति प्रदान करेगा। इसलिए इन चीजों के साथ साथ हमें सोशल एक्सेप्टेंस को बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि सिर्फ महिलाओं के क्षेत्र में एक दिशा में मुझे थोड़ी सी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ती दिखी है, वो बढ़ती दिखी है कि अब सोसाइटी में थोड़ा सा ये अंतर आया है
कि हम लड़के लड़की में ज्यादा भेद, मतलब भेद तो कर रहे हैं लेकिन ज्यादा भेद करना या उस कट्टरता से भेद करना हमने थोड़ा कम किया है, थोड़ा सा कम किया है। इसलिए लड़कियों की डेथ रेट घटा है, लड़कियों की संख्या, या अगर किसी के लड़का नहीं भी हुआ तो 2 लड़कियों पे हम संतुष्ट हैं, हमारी बच्चियां हैं, ठीक है, बहुत है। बाकी अभी महिलाओं के प्रति बहुत एक्सेप्टेंस सारे फील्ड्स में बहुत इजी हो गई हो, बहुत बन गई हो, ऐसा नहीं है। यही कारण है कि उन्हें एजुकेशन देने से या उनकी सेल्फ फाइनेंस फ्रीडम हो जाने से भी उनका स्टेटस बहुत ज्यादा नहीं बदल रहा है। क्योंकि जब तक उनकी सोशल एक्सेप्टेंस हम नहीं करेंगे, उनकी उपस्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उनके हम बाहर निकलने को नतमस्तक नहीं करेंगे, उसे श्रद्धा भाव से नहीं लेंगे, तो चीजें नहीं बदलेंगी। अभी आप ये बताओ कि रोज आप देखते हैं हमारे चौराहे पर यहाँ वहां सब जगह महिलाओं के साथ छीटाकशी, छेड़खानी, है ना, बातचीत, ये सब जो होती है, कोई बाहर का विदेशी थोड़ा ही कर गया आगे, बांग्लादेशी थोड़े ही करते हैं, पाकिस्तानी थोड़े ही करते हैं, हमारी सोसाइटी के हम ही लोग करते हैं, है ना। स्कूल में एक लड़का अपनी बहन को मोटरसाइकिल पे बैठा के छोड़ के आएगा और उसे छोड़ते ही चौराहे पे खड़े होके दूसरी लड़कियों को खड़ा होके तकेगा। तो ये जो हमारे ड्वेलिज्म है, हमारे बिहेव में, ये लगातार बढ़ रहा है, ये बजाय घटने के बढ़ा है। पहले फिर भी गांव समाज में इतना नहीं था, है ना, गांव की बेटी है तो पूरे गांव की बेटी है ना, उसके लिए सबके लिए मन में वो है ना। लेकिन अब ये गांव में मुझे तो लग रहा है गांव में और उल्टा घटा है। तो ये जब तक हम सोसाइटी में महिलाओं के प्रति का भाव विकसित नहीं करेंगे, उनकी सोशल एक्सेप्टेंस तो नहीं बढ़े, हमें अपने माइंडसेट को ऐसे बदलने की जरूरत है। अगर कोई महिला सुबह ही घर से निकलकर, गांव से निकलकर, ऑटो लेकर, बस लेकर काम पे जा रही है, नौकरी करने जा रही है, पढ़ाई करने जा रही है, तो उसके प्रति उसे देखने का नजरिया खाली ये नहीं होना चाहिए ये कितनी सुंदर है, ये अच्छे कपड़े पहन रही है, फैशनेबल है, बड़ी अट्रैक्टिव है ना। तो उसके प्रति हमारा, देखो ये लड़की सुबह ही निकली है, स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है ना, गांव से कितनी दूर पढ़ने जा रही है ना, चलो उसकी कोई हेल्प कर दें, उसे सीट दे दें, है ना, या उसके प्रति एक रेस्पेक्ट। ये जो सोशल एक्सेप्टेंस है, अगर ये नहीं बढ़ रही है तो फिर कौन सा सशक्तिकरण है, कौन सी फ्रीडम है, कौन सा फाइनेंशियल वो है ना। अगर मान लिया हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी कमाई से ज्यादा बजट खर्च करना पड़ रहा है तो क्या डेवलपमेंट। बिल्कुल सही सर। सर एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि आपकी नजर में एम्पावर्ड महिला आप किसको कहेंगे? एम्पावर्ड महिला तो मैं कहूंगा कि जब महिलाओं को खुद लीडरशिप देने लगे, नेटवर्किंग करने लगे, एक महिला जुड़कर खुद दूसरी महिला के जीवन में बदलाव लाने के लिए खड़ी होने लगे, ये विमेन एम्पावरमेंट। मेरा व्यक्तिगत, अभी महिला इस तरफ सोच ही नहीं रही है, वो सिर्फ इसे ही महिला एम्पावरमेंट सोच रही है कि बन गए। नहीं, उस महिलाओं का जीवन तभी बदलेगा जब वो अपनी दूसरी बहन को मजबूत करेंगी, वो दूसरी को करेगी, वो दूसरी को करेगी, और जब हम हाथ पकड़ के एक साथ निकलेंगे, किसी की हिम्मत है कि कोई हमें छेड़ देगा, है ना, किसी की हिम्मत है हमें कोई कुछ कह देगा, किसी की हिम्मत है हमें घर वाले बाजार जाने से रोक देंगे, क्योंकि हम इकट्ठे हैं, हम जा रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। जब एक महिला अपनी गाड़ी में दूसरी महिला को अपने साथ लेके जाने लगेगी, वो ईर्ष्या भाव, वो कंपटीशन, वो तनाव हम कम करने लगेंगे, है ना। मुझे तो कई बार महिलाओं में और ज्यादा लगते हैं, वो ज्यादा कम्पिटिटिव है ना, वे ज्यादा चीजों में अलगाव करने लगती हैं थोड़ा सा होते ही, है ना। तो महिलाओं को थोड़ा सा अपनी दुनिया खुद बदलने की जरूरत है, और पुरुषों से ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। पुरुष उन्हें कभी कोई छूट नहीं दे सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पर, है ना,
वो उन्हें कभी कोई छूट नहीं देगा। अभी तक भी जितना सफर महिलाओं ने तय किया है, जितना डेवलपमेंट किया है, जितनी उतनी प्रोग्रेस हुई है, उसकी कीमत महिलाओं ने खुद चुकाई। वो उन्होंने अपने संघर्ष के बूते, ये छदम स्वतंत्रता कह लो, इसे कुछ भी कह लो, या छोटी मोटी जो भी डेवलपमेंट हुआ है, वो उनके खुद के संघर्षों से हुआ है। बलात्कार के खिलाफ भी कानून, किसी की हत्या हुई, किसी महिला की किसी के साथ हुआ, आंदोलन हुआ, तब बना। दहेज में हत्याएं हुई महिलाओं की, तब बना, पुरुषों से नहीं बना। किसी संसद ने नहीं बना, किसी विधानसभा ने नहीं बनाया, है ना। वीमेन कमीशन तक बनाने में इस देश को 21वीं सदी तक आ गई, है ना, क्योंकि पुरुषों का वर्चस्व डिफाइन वो करते हैं, पूरे सिस्टम में वे लोग हैं। आरक्षण बिल आज तक बना हुआ है, हिमायती बनती थी, कांग्रेस ने हिमायती बनती थी, किसी ने बिल पास किया? कोई नहीं देने वाला। महिलाओं ने जो भी कुछ हासिल किया है वो अपने संघर्षों के बल पे किया है, और अभी भी जो भी कुछ कर पाएंगी अपने संघर्षों के बल पर कर पाएंगी। इसलिए मैं पूरे अनुभव के साथ यही कहता हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट का बेसिक फंडा, जब महिलाएं खुद महिलाओं को एक दूसरे को सपोर्ट करना, खड़ा करना, मजबूत करना, नेटवर्किंग करना शुरू कर देंगी, वो दिन महिला एम्पावरमेंट का पहला दिन है। थैंक यू सर। हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है थोड़ा। जी जी जी। सर, जैसे ये है कि जैसे महिलाओं की सिचुएशन काफी स्ट्रोंग हुई है पहले से ही, यस। फिर भी लिंगानुपात में इतना डिफरेंस क्यों? इसका रीजन क्या? लिंगानुपात में जो ये डिफरेंस आ रहा है बेसिकली, इसे आप थोड़ा सा ऐसे समझें कि ये जो हमारे समाज पर, हमारी दुनिया पर बाजार का प्रभाव बढ़ा है ना, इसके कारण हुआ है। एक एक तो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है और भारत जैसे देशों में पॉपुलेशन बढ़ी है, रिसोर्स कम हुए हैं। रिसोर्स तो जो के त्यों है ना भाई, जमीन या रिसोर्स या पैसा जितना है समाज में वो फिक्स है, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ी है। अब वो रिसोर्स की मारा मारी के चक्कर में होता क्या है कि जो सबसे कमजोर यूनिट होती है, सबसे पहला वार उस पर होता है। उसकी सुविधाओं में कटौती होती है, उसके अधिकारों में कटौती होती है, काम नहीं चलता तो उसके एग्जिस्टेंस को ही खत्म किया जाता है ना। तो जो ये लिंगानुपात वाला मामला है, वो आप देखेंगे तो यही है कि लोगों में खाली लड़के की चाह नहीं है। लड़के की चाह एक ट्रेडिशनल माइंडसेट में तो है कि इससे मुझे ये पितृ ऋण को का वो उतरेगा, मैं मोक्ष प्राप्त होऊंगा अगर पुत्र पैदा होगा। लेकिन इन चीजों से भी ज्यादा ये तो एक ओट वाली चीजें हैं, छिपने छिपाने वाली चीजें हैं। समाज के पास रिसोर्स घटे हैं, अपने लाइफ स्टाइल में हम कमी नहीं कर रहे हैं, है ना। हम पहले हमारे बाप बाप ने 4-4 6-6 बच्चे हमारे बाबा और दादाओं की पीढ़ी ने पाल दिए। अब आप देखेंगे नई पीढ़ी में हिसाब लगा रहे हैं, 3 बच्चे हो जाएंगे तो कैसे पालेंगे, खर्चा कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा। आप मुझे ये बताओ कि पैसे पहले से ज्यादा आदमी के पास घटे हैं या बढ़े हैं? मेरे हिसाब से तो बढ़े हैं, लेकिन बाजार के प्रभाव ने हमारे लाइफ स्टाइल को इतना कॉस्टली बना दिया है, हमें इतना सुविधा भोगी बना दिया है। हमें वो सुविधाएं जुटाने में जीवन के सारे रिसोर्स लगाने पड़ते हैं। हमें गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मकान चाहिए, फलाना चाहिए। अब उसकी कीमत कौन चुकाएगा? इसी तरह से चुकाएंगे कि बच्चा एक ही पैदा करो, कौन पढ़ाएगा इतना में, है ना। तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड करा लो, लड़की है तो गर्भपात करा लो, लड़का है तो बस एक लड़का हो गया। ये जो हमारा उपभोगी माइंडसेट बना है ना, हम सुविधा भोगी जो बने हैं, है ना। आपने तो खुद देखा होगा ना कि पहले कई कई बच्चे थे गांव में भी, शहर में भी, अब जा नहीं हो रहे हैं। तो उसकी कीमत सबसे कमजोर यूनिट को चुकानी पड़ी। इसका मतलब हमारे समाज की कमजोर यूनिट महिला हैं, बच्चियां हैं, उन्हें हम जन्म से पहले ही चलते कर देना चाहिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, अपने
मौज मस्ती के लिए, हमें ज्यादा संघर्ष ना करना। ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। हरियाणा की उस बेल्ट में सबसे कम महिलाएं हैं, गुड़गांव से लेकर चंडीगढ़ तक, जो सबसे रिच बेल्ट है, सबसे एजुकेटेड बेल्ट है। दिल्ली में उस जगह पर सबसे कम लिंगानुपात है, साउथ दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो इसका ना पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक है, ना फाइनेंशियल उससे ज्यादा ताल्लुक है। इसका मतलब यह है कि लोगों को इतनी सुविधा चाहिए, इतना लोगों की हवस बढ़ गई है, इतना लोग, तो वो सिर्फ एक बहुत कंफर्ट जीवन में उसके साथ जीना चाहते हैं। बाकी उन्हें इस चीज से कुछ लेना देना कि इसके क्या भविष्य में इम्पैक्ट होंगे, क्या नहीं होंगे। और वही आप जब सेंसस चेक करेंगे देखेंगे कि हमारी ट्राइबल्स जो बेल्ट हैं उनमें 1000 पर 1050 के आसपास लड़कियां हैं और 900 कुछ लड़के हैं। वहां ये प्लस में है, क्योंकि वहां सुख सुविधाओं का या इन सारी चीजों को जुटाने का कोई सवाल ही नहीं है। वहां एक ह्यूमैनिटी है, वहां एक सामाजिक, एक समाज की एक संस्कृति है। ये इसी तरह से आप कम से कम, अब ये उदाहरण पता नहीं कितना अच्छा लगेगा देना, है ना, कम से कम तमाम तरह की और चीजें हो सकती हैं, बुराइयां दूसरी तरह की महिलाओं को लेके हो सकती हैं, लेकिन इस्लाम में लिंगा अनुपात या लड़कियों की भ्रूण हत्या का कंसेप्ट नहीं दिखता है ज्यादा। जी, नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे ख्याल से मुख्य क्वेरीज आ गई हैं। यदि कोई और भी है तो कृपया प्लीज बोले। गुड इवनिंग सर। जैसे कि हमारा थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो हम थिंकर को किस तरह प्रिपेयर करें? जैसे कि हमें उनके सारे कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने चाहिए, या मतलब क्या क्या हम उनको बता सकते हैं, उस तरह से सर बता देंगे एक बार? पूजा, मैं तो थिंकर्स को एमए में ऐसे पढ़ता था, एक तो मैं मतलब चार्ट बना लेता था कि थिंकर का, एक तरफ थिंकर का नाम लिखा, फिर थिंकर के जो है उससे संबंधित उसके कंसेप्ट लिखे, फिर उससे संबंधित ऐसे ही उसके ब्लॉक्स बना के उससे संबंधित पुस्तकें लिखी, है ना। वो थिंकर का क्या, वो कहाँ का है, जर्मन का है, किसका है, ये एक चार्ट बना के मुझे थिंकर्स तैयार करना, क्योंकि बेसिक चीजें तो उसमें फिर भरी जा सकती हैं, ऐसे करता था। और फिर मैंने तो थिंकर्स पर, एक अपने सोशियोलॉजी के थिंकर्स पर पूरी एक कविता ही बना ली थी। फिर मैंने उस कविता को रट लिया था और वो मुझे इतनी याद हो गई थी कि मुझे कहीं लिखने में, कहीं उसमें आसानी होती थी। ऐसे ऐसे करके दुर्खीम से दुखी में, पार्सन से परेशान में, है ना, बोटो में और फलाना ढिमकाना, ये सब चीजों को मैंने जितने थे मैं 20-25 सबको जोड़ दिया था। तो ऐसे ही आप उसे चार्ट बना के पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा अनुभव तो इतना ही है। नहीं सर, जैसे कि थिंकर्स हमें आते तो हैं, जैसे हम इंटरव्यू को, जैसे हमें इंटरव्यू होगा उस टाइम वो पूछेंगे तो पूरा ही लिस्ट हमें बतानी है, किस तरह से हमें अप्रोच होनी चाहिए नहीं, वहां पे उसमें वो? उसमें ये ध्यान रखो कि थिंकर्स के कंसेप्ट पर पूछ रहे हैं या थिंकर्स का किस डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन है उस पर पूछ रहे हैं, थिंकर्स की बुक पर कोई बात पूछ रहे हैं, उसमें हमें बहुत फोकस करके सवाल को सुनना है। कई बार बहुत मिलती जुलती सी चीजें होती हैं, है ना, कि इलीट का कंसेप्ट किसने दिया है या न्यू इलीट का किसने दिया। मान लिया हम इलीट का पढ़ के गए और पूछा उसने न्यू इलीट, तो हम तो अपना वही बताएंगे ना जो हम पढ़ के गए। तो ये भी फोकस करना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो अगर हमें इलीट का जवाब भी देना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर इलीट का कंसेप्ट तो उन्होंने दिया है, न्यू इलीट का सर मुझे याद नहीं आ रहा। जी तो सर। अगर इससे संतुष्ट है तो हाँ, इसमें जवाब। इसमें एक मेरा भी सुझाव है सर। जैसे जी, कई कॉन्सेप्ट ऐसी होती हैं जो बहुत सारे इंटररिलेटेड होती है। अब जैसे यस, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर की बात आ गई, तो सीधा हमारा यस, फोकस आता है कि हम केवल एक उसमें पैकेज करके और डाल देते हैं कि हाँ
ये वेबर का, और वेबर को फॉर्म में दे दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुर्खीम से भी रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं मार्क्स से भी रिलेटेड है। तो आंसर को होलिस्टिक बनाने का प्रयास करें, यस आंसर को होलिस्टिक बनाने का प्रयास करें। इसलिए क्लासिकल थिंकर्स को आप कोरिलेट भी करें एक दूसरे को। ऐसा ही नहीं कि एक बॉक्स बना दिया बस वेबर से, जो है डिवीजन ऑफ लेबर हमें वेबर का ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है, दूसरे में पढ़ना है। एक इसमें एक कई बार एक छोटी सी बारीक चीज भी हमें इसमें मददगार होती है कि कई बार जैसे किसी मेडिसिन में या किसी ब्रांड में किसी एक अल्फाबेट को चेंज कर दिया, बाकी उसका जो का तो है। इसी तरह से कंसेप्ट में भी कि एक कोई डिवीजन ऑफ वर्क लिख रहा है, एक कोई डिवीजन ऑफ लेबर लिख रहा है। इसी तरह क्लास का मतलब है तो क्लास इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, और ग्रुप का मतलब है तो ग्रुप सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। सबका अर्थ एक ही है, समूह है ना। अगर प्रेशर ग्रुप का है तो साइंस की अप्रोच है, पैरा है तो वो साइकोलॉजी की अप्रोच है। तो वर्ड्स पर भी हम उस समय फोकस कर सकते हैं और उसका अपने रिप्लाई में उसे लाने की, सब्जेक्ट को भी पर्टिकुलर बनाती है टर्मिनोलॉजी। इसी तरह थिंकर्स को भी पर्टिकुलर बनाती है कि उस फला थिंकर्स ने उस कंसेप्ट को किस टर्मिनोलॉजी के साथ डिफाइन किया है, उस कंसेप्ट को वो किस टर्म के साथ लेकर आता है। ये इन चीजों पर बारीक बार बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन थे, वो घुमाने वाले नहीं होते। बेसिकली हम उस बारीक चीज को छोड़ जाते हैं और मोटी मोटी चीजें याद रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो मैंने तो सर से लगभग कहा था कि आधा घंटा देंगे प्लीज कम से कम लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा टाइम दिया। आज एक्चुअली सुबह से दोनों दोनों बड़े एग्जाम थे, सुबह की शिफ्ट में भी शाम की शिफ्ट में भी। अभी कॉलेज में ही बैठा हूँ, तो आपके लेक्चर के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाया था और ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कुछ करके आया। तो जो जो चीजें जहन में थी वे मैंने सब आपके साथ शेयर कर दी। हम लोग फिर से आपको कभी याद किसी करेंगे, और उससे पहले अब आप। नहीं कभी यस सर। हाँ, थोड़ा कभी किसी टॉपिक देंगे तो उस पर और अच्छे से बातचीत करने का मौका मिलेगा। हाँ, हमने टॉपिक भी नहीं दिया वैसे पर्टिकुलर, पर नेक्स्ट टाइम जी हम कुछ टॉपिक आपको पहले ही दे देंगे, तो जी 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 जी। थोड़ा कवरेज भी हो पाएगा। और हम निश्चित रूप से आज बाकी बाकी और बाकी और किसी साथी की कोई क्वेरी हो, कोई बात हो तो फिर क्लोज करते हैं। यस यू में। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार जी। जी सर, मैं ऐसे पूछ रही थी कि अगर जैसे वहां पे कोई टॉपिक पढ़ाना हो, तो जैसे हमें दुर्खीम पढ़ाना है या स्पेंसर पढ़ाना है, तो उसका जो स्टार्टिंग में जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी, बुक्स वगैरह लिख दी, उसको मतलब किस टाइप से पढ़ाएंगे? कोई मेन टॉपिक होना चाहिए अच्छा सर, स्पेसिफिक, या फिर सारी चीजें? अच्छा सवाल है बेटा। उसके लिए हमें एक तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है कि हमें हमें कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाने में, कोई चीज बताने में ज्यादा इंटरेस्ट हमें किस चीज में आता है। कि हमें सोशल चेंज को बताने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, या सोशल इंस्टीट्यूशन को बताना हमारी ज्यादा क्लियरिटी है ना, या सोशल ग्रुप को समझाने में। और उसमें मेरा जैसा अपना अनुभव है, उसकी शुरुआत हमें बजाय कोई ऐसे टर्म लिखकर या कोई लाइन लिखकर, सेंटेंस लिखकर, उसे हमें डेवलप करना है, पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई छोटा डायग्राम हम उसका डेवलप कर ले, है ना। या मान लिया हमें कोई दिखाना कि किसी चीज के टाइप्स दिखाने, तो एक डायग्राम डेवलप कर लिया, उसके 3 ऐसे हमने कोने बना लिए और उसका ऊपर टॉपिक लिख के वह लिख दिया। तो डायग्राम में जब हम बताते हैं तो वो कैची होता है और शॉर्ट में होता है। एक तो वो शॉर्ट हो जाता है और उसे कैच करते हैं। जैसे क्लास में भी हम क्लास को फोकस करने में भी ज्यादा समझदार टीचर नहीं होते, वो चूक जाते हैं, क्योंकि क्लास एक ग्रुप है। और जब हम ग्रुप को फोकस करते हैं तो हमें बच्चों की जो एनालिसिस है, जो इंटरेस्ट है, जो उनका माइंडसेट है, वो हम किसी एक तरीके का नहीं मान सकते, ना होता भी नहीं, क्योंकि वो क्लास है, बड़ा ग्रुप है। कुछ बच्चे डायग्राम से अच्छे से समझते हैं, कुछ बच्चे उदाहरण से अच्छा समझते हैं, कुछ बच्चे डिस्कशन करके अच्छा समझते हैं, कुछ बच्चे लिखवा के नोट्स बना के अच्छा समझते हैं,
और कुछ बच्चे मतलब आपस में सवाल जवाब वो करके, खड़े करके, बातचीत करके, तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के बच्चे होते हैं। और अगर हम ये सारी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हम ओवरऑल पूरी क्लास को डिलीवरी बढ़िया नहीं देते हैं। इसलिए या तो हम ये तय कर लेते हैं कि इस पर ज्यादा फोकस इतने लोग कर सकते हैं, इसलिए चित्र को ये मान के चलते हैं कि चित्र को ज्यादातर बच्चे ध्यान से देखते हैं, या वो इसलिए उसकी डिलीवरी ज्यादा इफेक्टिव होती है ना। इसलिए कोई भी कई बार तो मैंने देखा जो अच्छे मार्क्स पाते हैं बच्चे एग्जाम में भी, तो वे छोटा सा एक कोई भी आकृति बना देंगे। टाइप्स लिखने तो ऐसे सिंपल ना लिख के एक ऐसे लाइन खींच के 3 डंडों में उसके टाइप डाल देंगे, कलरफुल लाइन खींच देंगे। उसी से ही एक टीचर की, एक एग्जामिनर की जो निगाह है वो कॉपी पर ओवर फोकस करेगी ना, उसे अट्रैक्ट करेगी। वो उसके लिए बहुत कैची स्टाइल है, तो वो उस पर दो ऐसी फालतू ना ज्यादा अच्छा होता है लिख के देगा। सर एक क्वेश्चन है जी सर, थैंक यू जैसे वेरी मच सर। इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि आपका फेवरेट राइटर कौन है, थिंकर कौन जी, है, और अगर है तो वो क्यों है, तो इसका कैसे क्या? ये मैंने वही कहा ना कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिस चीज की हमारी क्लियरिटी है, वो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहता हूं कि मैक्स वेबर मेरा फेवरेट है। कि मैक्स वेबर क्यों फेवरेट है? कि वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बड़े अच्छे से समझते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। ये उनकी अप्रोच है, इस पर उनकी ये किताबें हैं, उनका ये स्टडी वहां का है, यहाँ का है। या इंडियन थिंकर्स में कौन आपको ज्यादा अपील करता है ना? तो उसकी हमारी पूरी एक माइंडसेट अपने आप ही बना होता है। उससे हम चाहे अनचाहे भी ज्यादा पढ़ते हैं या ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। थैंक यू सर। सो थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने बहुत ही वैल्यूएबल बातें बताई, और एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह कैसे सोचें। जी जी कई बार हम डिस्कस करते हैं तो नमिता जी कई बार कहते हैं कि जब तक मुझे एज ए सोशियोलॉजिस्ट थॉट नहीं डेवलप हुई तब तक मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकती, चाहे रिटर्न में एग्जैक्ट कितने भी नंबर हो। तो इनको मतलब असंतुष्टि रहती है। तो मैं बाकी कैंडिडेट्स को भी ये कहता हूँ कि आप एज ए एग्जैक्ट बीइंग ए सोशियोलॉजिस्ट की तरह सोचना यस शुरू करें, वैसे ही थॉट्स, वैसे ही बातें। जैसे कि यस में हर एक स्टेटमेंट में, हर एक कॉन्सेप्ट में, मतलब हमारे खून में है सोशियोलॉजी। इस तरीके से सोचना होगा और उसी तरीके से हमें जवाब भी देना होगा। बेसिकली सोशियोलॉजी वाकई हमें सोचने का एक नया नजरिया देती है। उसका कारण एक ये भी है कि ये सोशल साइंसेज में सबसे नया विज्ञान है, और इसने पूरी दुनिया को ही एक नई दृष्टि दी है। जिन चीजों को पहले एक बहुत सामान्य सुपरफिशियल ढंग से देखने समझने की रवायत थी, वो जब से सोशियोलॉजी आया है तो वो बदली हैं चीजें। अभी तो इंडिया में सोशियोलॉजिस्ट के लिए ज्यादा स्कोप नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, हमारी सरकारें हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दे रही हैं, ना ही पॉलिसी मेकिंग में या और डेवलपमेंट की योजनाओं में हमारा ज्यादा लाभ नहीं ले रही है। उसमें थोड़ी कमी हम सोशियोलॉजिस्ट की भी है, और सरकार हमारे महत्व को समझने में थोड़ा सा मतलब अनमना मन दिखा रही है, इसकी भी है। हमारी कमी यह है कि अभी जो हम सोशल साइंसेज में, खासतौर से सोशियोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो बहुत सीमित दायरे में कर रहे हैं, है ना। कि गांव की केस स्टडी कर ली, एक पंचायत की केस स्टडी कर ली, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको सरकार के लिए प्रभावी बनना है, सरकार के कामों में आपको